नमस्कार, होमिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। नीदरलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रवासी भारतीयों को जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड्स के नेता हमेशा भारतीय समुदाय की तारीफ करते हैं और यहाँ रह रहे भारतीय देश की अर्थव्यवस्था और समाज में अहम योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी मुलाकात नीदरलैंड्स के राजा रानी और राष्ट्रपति से भी होगी, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने इस दौरान नीदरलैंड्स की सरकार और वहां की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के रिश्तों और मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरो प्यारो राजस्थान और ए फॉर असम साथियों, आप सभी से मुलाकात के बाद आज मुझे हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रॉब येतेन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मतलब कि आप सबकी प्रशंसा करते हैं। आप नीदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भोजशाला को लेकर लंबे समय से संघर्ष और आंदोलन चल रहा था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से हिंदुओं में खुशी की लहर है, जबकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल इससे लेकर दुख जता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना दावा वापस ले लेता और खुशी खुशी वहां स्थान हिंदुओं को सौंप देता, तो इससे देश में बेहतर संदेश जाता। उसमें एमपी हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सरस्वती मंदिर है और राज्य सरकार को कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था जो हम तो हृदय से स्वागत करते हैं। भोजशाला को लेकर के बहुत लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माध्यम से जो फैसला आया है, उस फैसले से एक तरह से मैं कहूं कि जो हिंदुओं में खुशी की लहर है और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं वो मातम मना रहे हैं। लेकिन हम इसका स्वागत भी करते हैं और
जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है उनको बहुत बहुत इस लड़ाई में विजय प्राप्त करने पर बधाई देते हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, ये तो देश में रास्ते खुले रहते हैं। जब जनपद न्यायालय से निर्णय होता है तो कोई उच्च न्यायालय जाता है, उच्च न्यायालय कोई निर्णय होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जाता है। लेकिन अच्छा ये होता कि अगर उच्च न्यायालय का फैसला आया है और मुस्लिम पक्ष हिंदू भावनाओं का आदर करते हुए अपना दावा वापस लेते और हिंदुओं को खुशी खुशी उनका स्थान सौंपते तो एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन हिंदुओं के धर्म स्थलों पर कब्जा करने का काम जैसे विदेशी आक्रमणकारी करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के द्वारा आजकल वही कृत्य किया जा रहा है, जो निंदनीय है। लेकिन कोई सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहता है तो जाएगा, उसमें हमको कोई आपत्ति। वो ऐसे कह रहे हैं राम मंदिर जैसा फैसला है ये। देखिए, ये सब मैंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जो स्थान हिंदुओं का था बलात् उस पर कब्जा कर लिया गया, चाहे अयोध्या का स्थान हो, चाहे मथुरा का स्थान हो, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे भगवान सोमनाथ का मंदिर हो, ऐसे चाहे हरिहर भगवान का मंदिर हो, ऐसे तमाम स्थान हैं जो मुस्लिम समाज भी जानता है कि इन मंदिरों को तोड़ करके वहाँ ढांचा खड़ा किया गया है। तो मैं उनसे सबसे यही अपील करूंगा, जो हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं वो भूमि का टुकड़ा नहीं है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। उस पर अगर दावा छोड़ेंगे तो हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारा है, एकता है, उसको बल मिलेगा। और अगर वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो जीत तो सदा सत्य की होती है, सत्य में जय। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा देश और नागरिकों की हित में समय समय पर आहन करते हैं और जनता भी उसके साथ खड़ी रहती है। बरेली में उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, लेकिन भारत में इतने बड़ी आबादी और खपत के बावजूद किसी प्रकार ऊर्जा संकट नहीं है। BL वर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में ध्यान में रखते हुए ईंधन बचत की अपील की है और भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सभी इसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले को छोटा कर उदाहरण पेश किया है और देश के उनके साथ खड़ा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के हितों के लिए, इस देश के नागरिकों के हितों के लिए जब जब आवश्यकता पड़ती है तो वे आह्वान करते हैं, और जब जब मोदी आह्वान करते हैं तो देश की जनता उनके आह्वान पर खड़ी हो जाती है। आज जिस तरह से वैश्विक संकट ऊर्जा का युद्ध को लेकर के है, लेकिन इसके बाद में भी हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन इसके बाद में भी यहाँ पर किसी प्रकार का संकट ऊर्जा का या डीजल पेट्रोल का नहीं होने दिया है। लेकिन इतना कंपनियां नुकसान उठा रही हैं, तब माननीय मोदी जी ने इस देश के हितों को ध्यान में रखते हुए कि हम डीजल और पेट्रोल की कितनी बचत कर सकते हैं, अनावश्यक डीजल पेट्रोल न खर्च हो, हमारे देश की मुद्रा से विदेश के लिए फायदा न हो, इसके लिए सोने पर अनावश्यक खरीदारी न करें। माननीय प्रधानमंत्री जैसा आह्वान किया है, मैं समझता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर सब उसका पालन कर रहे हैं। और इसका उदाहरण स्वयं मोदी जी ने स्वयं दिया है। जहाँ 17 गाड़ियों का काफिला चलता था, 2 गाड़ियों से चलना शुरू कर दिए हैं। HM सर माननीय अमित शाह जी, उन्होंने अपना काफिला कम कर दिया है। हमारी सरकारें लगातार वाहन कम कर रही हैं, और हमारे EV वाहन हो या फिर पूल करके जाने की बात हो, आज मेरे जैसे कार्यकर्ता हो, सभी ने उनका पालन करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश माननीय मोदी के साथ खड़ा है। तेलंगाना की राजनीति में गृह राज्य मंत्री बड़ी संजय को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तेलंगाना रक्षा सेना की अध्यक्ष के कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बड़ी संजय को पद से हटाने की मांग की है। कविता का आरोप है कि बड़ी बंदी संजय के बेटे पर एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि मंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, इसलिए पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए बड़ी बंदी संजय को तुरंत हटाया जाना चाहिए। तेलंगाना हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि बंडी संजय जी जो MOS होम अफेयर्स के मंत्री है,
उनको तुरंत आप उस पद से निकाल दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर एक माइनर लड़की के साथ बहुत मोलेस्टेशन करने का बहुत सीरियस उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। और यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, उन्हें बहुत छूट दिया हुआ है। बाकी लोगों को ऐसे अगर कभी भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं तुरंत अरेस्ट किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये MOS होम अफेयर्स के पंडित संजय जी के बेटे हैं, इनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया और उनको कोर्ट तक के जाने का मौका दिया। ऑनरेबल कोर्ट ने उनको कुछ भी रिलीफ नहीं दिया, फिर भी अभी भी उनको अरेस्ट नहीं किया है। तो जब तक उनके पिता इतने पावरफुल पोजीशन में है, हमें नहीं लगता, तेलंगाना के किसी भी महिला को नहीं लगता कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। तो हम ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, आप तुरंत इनको हटाइए MOS होम से। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो तब तक इनको हटाइए। थैंक यू। जय तेलंगाना। भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर कवि कुमार विश्वास ने खुशी जताई है। मथुरा में उन्होंने कहा कि महाराज भोज भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला के महान प्रतिपादक थे और भोजशाला में भराज विराजमान वाग्देवी सरस्वती से भारतीय मनीषा का गहरा संबंध रहा है। कुमार विश्वास ने कहा है कि लंबे समय से मन में यह टीस थी कि लोग वहां श्रद्धा भाव से दर्शन कर सके और अब न्यायिक फैसले के बाद यहां संभव होता दिखाई दे रहा है। और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास और अपने वंश के इतिहास को भी पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें भारतीय परंपरा और संस्कृति जोड़ों का बोध हो सके। बहुत ही सौभाग्य का पर्व है कि महाराज भोज, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय कला के प्रतिपालक माने जाते थे, जिनके सानिध्य में अनेक सांस्कृतिक महाकवि कालिदास युत आश्रय पाए और जिनके माध्यम से भारतीय मनीषा पूरे विश्व में गूंजी, जिस भगवती का उन्हें साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, संवाद हुआ, वे सरस्वती जहाँ विराजमान थी भोजशाला में, आज वहाँ भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निर्णय प्राप्त हुआ है। ये भी सौभाग्य का विषय है। मेरा सौभाग्य है कि कई बार मैं वहाँ पहुंचा हूँ धार में, और वहाँ मैंने दर्शन किए हैं उस स्थान के, और मन में बड़ी टीस रहती थी कि कभी वाग्देवी वहाँ स्वयं विराजमान हो और हम उनके दर्शन उस भाव से कर सकें, महाराजा भोज के भाव से। आज मन बड़ा प्रसन्न है और मैं आशा करता हूँ कि शेष भी जो भारतीय अस्मिता के गौरव चिन्ह हैं, चाहे वो काशी में हो, चाहे वो मथुरा में हो, भारतीय समाज में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, उनको ये सुबुद्धि आए, उनके अंदर ये आनंद पैदा हो कि वे भी भारत के ही हिस्से हैं। कुछ 100 वर्ष पहले किसी दुर्घटना के कारण उन्होंने किसी दूसरे मत में आस्था व्यक्त की है, लेकिन उनका जो DNA है वो भारतीय का ही है, वो राम का ही है, वो कृष्ण का ही है। तो वहां से भी मुक्ति पर्व प्रारंभ हो और भगवान अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान हो। विश्व इस समय अशांत है, ऐसे समय में मनीषा ही काम आएगी, बुद्धि ही काम आएगी, और वे भारतेश्वरी, वे कला संस्कृति की देवी हम सब के हृदय में यही सत्यम शिवम सुंदरम आरोपित करें, यह कामना है। राम जन्मभूमि संघर्ष एक बड़ी परंपरा रही, जिसमें मेरा जुड़ाव बचपन से अपने पितृ परंपरा के कारण रहा। दीदी माँ के दर्शन तब भी किए, और ये दुर्भाग्य का विषय है, दुख का विषय है, कितने वर्ष लगे, लेकिन कालांतर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये सुख प्राप्त हुआ और आज भगवान वहां अपने विग्रह में विराजमान है। उस लोकार्पण पर्व पर जब प्राकट्य पर्व हुआ तब भी उपस्थिति हुई और लगातार जाने की होती है। आज भोजशाला का निर्णय आया है तो मन में दूना हर्ष है। तो यही वजह है कि आप परंपरागत नहीं, ये तो सामान्य प्रतिदिन की ही मुद्रा है। वैसे सवाल उठाए, उन्होंने कहा है कि अयोध्या में मामला अलग था, उन्होंने कहा अयोध्या में कब्जा नहीं था, लेकिन भोजशाला में कब्जा था और निर्णय असंवैधानिक है। ओवैसी जी से मेरी प्रार्थना है, वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं, ऐसा लोग कहते हैं, भाषा से तो कई बार नहीं लगता। मैं आशा करता हूं उनसे कि वे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास भी पढ़ें और अपने कुलवंश का इतिहास भी पढ़ें, जिसमें 4 पीढ़ी बाद ही उन्हें स्वयं के इसी परंपरा में खड़े होने का बोध प्राप्त होगा। तो वे भी भगवती के सामने उसी प्रकार नतमस्तक होंगे जैसे उनके परदादा के पिताजी नतमस्तक होते थे। तो 2-3 पीढ़ी पहले मतांतरण कर लेने के कारण इतना विद्वेष और इतनी प्रकार की घृणा फैलाना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को लेकर प्रदेश में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा दावा किया है। जगत
बलमपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद पहली बार बस्तर आने पर उन्हें सुकून और प्रसन्नता महसूस हो रही है, क्योंकि नक्सल कैडर अब पूरे बस्तर क्षेत्र में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। विजय शर्मा ने बताया कि इसी बदले माहौल के बीच 19 तारीख को बस्तर में मध्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल यहां बैठक वाराणसी में हुई थी और अब इस बार बस्तर में इसका आयोजित होना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। 31 मार्च के बाद मैं भी पहली बार ही जगदलपुर आ रहा हूं। इस बात का मन में बहुत सुकून है और बहुत प्रसन्नता है कि नक्सल कैडर समूचे बस्तर से पूर्णतः समाप्त हो गया है। आप लोगों ने इसका अनुभव भी भली भांति किया होगा। और जब नक्सल कैडर पूर्णतः समाप्त हो गया है तो हमारे देश की एक बड़ी बैठक, जो मध्य क्षेत्र की बैठक कहते हैं, वो 19 तारीख को बस्तर में होने वाली है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब हमारे बीच में आएंगे उस समय अनेक और कार्यक्रम भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर नेतानार भी जाएंगे, जहाँ पर सुरक्षा के कैंप सुविधा के केंद्र बनने वाले हैं, जो बस्तर के सारे कैंपों के साथ आने वाले समय में होने वाला है। साथ ही साथ ऐसे सारे ही स्टेक होल्डर्स जिन्होंने नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए काम किया है, उसमें शहीद परिवार भी है, उसमें नक्सल पीड़ित परिवार हैं, उसमें आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं, उसमें दूसरे प्रदेशों से आने वाले आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी हैं, उसमें हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उसमें समाज के प्रमुख हैं और पत्रकार साथी हैं। ऐसे सारे लोगों के साथ उनका एक संवाद का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। उसके बाद बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर के एक चिंता, बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर के एक काम यहाँ पर एक चीफ सेक्रेटरी जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं उनके माध्यम से वो प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा। 18 तारीख को 19 तारीख को मध्य क्षेत्र की बैठक होगी, जिसके अपने विषय बिंदु होते हैं। यह बैठक पिछले वर्ष बनारस में हुई थी और वाराणसी में उस बैठक के बाद हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में होने वाली। मेरी बात सुनो भैया, हर बार हमारे लिए तो बैठकें हमेशा होती हैं, हम एक दिन पहले और बैठ रहे हैं। यह मध्य क्षेत्र की बैठक है, अर्थात पूरे ही क्षेत्र की चिंता एक साथ की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने का आग्रह किया है और लोग अपने अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कहा है कि बेटियों को साइकिल देने की दिल्ली सरकार की योजना न केवल छात्रों के लिए उपयोगी होगी, बल्कि इससे पूरे परिवार को फायदा मिलेगा और ईंधन की बचत को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी बेटियों को साइकिल उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील की है ईंधन की बचत करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस कोशिश को कर रहा है। मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो आज इन बेटियों को साइकिल दी गई है, ये भी उस पूरे परिवार के काम आने वाला साधन है, जिससे ईंधन की बचत भी होगी और एक बहुत ही स्वायत्तता उस बेटी को मिलेगी जो अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वो अपनी साइकिल के साथ खुद आगे बढ़ेगी। दिल्ली सरकार की ये जो योजना है, जिसमें हम सभी बेटियों को साइकिल देने की तैयारी कर रहे हैं, आज उसी श्रृंखला में यहाँ पर हमारे विधायक ने अपने क्षेत्र की बेटियों को साइकिल बांटी है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये दोनों कामों का समाधान कर रहा है कि एक तो वो बेटी खुश है जिसको वो साइकिल मिली है, और दूसरा जिस ईंधन की बचत के लक्ष्य को लेकर के पूरी दिल्ली, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें भी ये कारगर साबित हो। विद्या वाहिनी के लिए साइकिल के टेंडर लगे हुए हैं और जैसे ही स्कूल की छुट्टियां खत्म होगी हम उन बच्चों को वो साइकिल बांटेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विकास उपलब्धियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंपावत के देवीधुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित जिला प्रशिक्षण शिविर में शामिल होते हुए
उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड को देश की पहला स्थान मिला है और मुख्यमंत्री ढीमी ने कहा है कि उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स श्रेणी और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर का दर्जा भी प्राप्त हुआ है और उन्होंने इससे राज्य सरकार की नीतियों और विकास कार्यों का परिणाम बताया। इस साल जिस प्रकार की संख्या आ रही है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी यात्रा होगी, लोगों का आवागमन बढ़ा है, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ा है और रिवर्स पलायन हो रहा है। लोग अपने घरों में आकर काम धंधा कर रहे हैं और हमें नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष राज्यों की श्रेणी में हमको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। यानी हमारे युवा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, अच्छे नए अपने काम शुरू कर रहे हैं। बीते 4 वर्षों से लगातार देश में हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी प्राप्त हो रहा है। पहले फिल्म बनाने के लिए लोग देश के दूसरे स्थानों पर जाते थे और आज उनके लिए भी सबसे पसंदीदा स्थान देवभूमि उत्तराखंड हो गई है, जहां साल में कई सैकड़ों फिल्में आप बन रही हैं। किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ आज जहां एक और उत्तराखंड का मत्स्य सेक्टर 9% से अधिक की दर से वृद्धि कर रहा है। ट्राउट फिशिंग आज पूरे पहाड़ों में बहुत तेजी से जो है लोग उसको अपना रहे हैं। वहीं पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को हिमालय राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ मत्स्य राज्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आज हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहो हम टीवी भारत।